बच्चे लोग, ये जो पेपर तुम्हारे सामने है ये केमिस्ट्री का पेपर है जो तुम्हारा अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसका, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न और रहता कैसा है। और अगर अच्छा एग्ज़ाम में नंबर लाना है, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो ऑन डिमांड हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है। चलिए, आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे अप्रैल 2025 के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। आपको पता भी लगे बेटा कि कैसा आता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स के अंदर, केमिस्ट्री कोर्स के अंदर PYQ सॉल्व PYQ एज पर मार्किंग स्कीम दे रखा है, तो उसको देख सकते हो। तो चलो, ये रहा बेटा कोड नंबर, ये सब इस तरीके का पेपर रहता है। चलो, इसके ऊपर हम ना जाएंगे। ये अप्रैल 2025 का पेपर है जिसका कोड नंबर, देखिए कई सेट में पेपर होता है, तो इसका कोड नंबर MAY है। और भी होते हैं जैसे ESS, ASS, OSS, ठीक है। NIOS की वेबसाइट पे यही वाला पेपर अवेलेबल था, तो हमने उसी पेपर को उठाया है। आइए, 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा, है ना। सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। चलो बेटा, सेक्शन A, ठीक है। तो सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 MCQ टाइप क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल फॉर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और बेटा ऑक्सीजन मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर, और एक कंपाउंड बनाते हैं H2O2। तो ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये एप्लीकेबल है और 2 एलिमेंट्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स जो एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, मीन्स 2 एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, 1 AMU इज इक्वल टू। तो 1 AMU किसके बराबर होता है? तो भाई 1 AMU इज इक्वल टू C12 एटम। एक C12 का पूरा एटम लेंगे और उसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम, कार्बन 12 एटम। ट्रिटियम इज रिप्रेजेंटेड एज 13H इट कंटेन्स। तो ये जो है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो पूछ रहा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। तो भैया हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकता है। सो एक इलेक्ट्रॉन, ये नीचे जो है तुम्हारा हमारा एटॉमिक नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और ये जो है ऊपर मास नंबर। तो ये जो है हमारे पास 3 - 1 = 2 एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स NN। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वांटम। तो क्वांटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखा जाए, इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी, भैया ये करेक्ट है। अ क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन, ये भी बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये भी सही है। E इज इक्वल टू H μ होता है, H न्यू। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ये गलत है, ठीक है। तो हाँ, ये गलत है स्टेटमेंट, ये गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। लिखने बताना है ना कि नॉट करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन बोरोन ट्राइक्लोराइड बोरोन हैज़। तो BCl3 में बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? sp2, DsP2, sp या फिर sp3। तो देखो बेटा, बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि इसके अंदर कितना बॉन्ड बनेगा sp में, तो एक S है और 2 P है, तो 3 बॉन्ड। यहाँ पर कितना बनेगा? एक D है, एक S है और 2 P है, तो यहाँ पर बनेगा बेटा 4 बॉन्ड। यहाँ पे कितना बनेगा? एक S है, एक P है, तो बनेगा 2 बॉन्ड। यहाँ पर बेटा एक S है, 3 P है, तो बनेगा 4 बॉन्ड। तो हमें तो भैया 3 बॉन्ड वाला चाहिए, तो 3 बॉन्ड वाला तो एक ही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? चलिए, Which of the following forms a covalent bond in the compound? सोडियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, या लिथियम एंड क्लोरीन। तो देखो, सोडियम मैग्नीशियम लिथियम, सोडियम मैग्नीशियम और लिथियम, ठीक है जी, अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन HCl जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना जी, शेयरिंग से चलता है। बाकी ये सब तो दान कर दिया, सोडियम दान कर दिया क्लोरीन को, मैग्नीशियम दान कर दिया क्लोरीन को, लिथियम दान कर दिया क्लोरीन को, ले जाओ।
रेडिली सॉल्युबल सल्फेट्स आर, तो सल्फेट्स जो आसानी से पानी में घुल जाए, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें बेटा। सल्फेट्स ऑफ, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर इस बार पूछ लिया अप्रैल 25 में कि रेडिली सॉल्युबल सल्फेट्स, तो बोले नेक्स्ट में पूछ ले इनसॉल्युबल सल्फेट्स, तो पता होना चाहिए। तो देखो सल्फेट्स ऑफ बेरियम, स्ट्रोंटियम, लीड, ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर बेरियम है, यस ये बेरियम इनसॉल्युबल है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, यहाँ नहीं है। हाँ यहाँ पर स्ट्रोंटियम है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर बेरियम है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बट सेकंड है कैल्शियम, सिल्वर, मरकरी, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। अब बाकी हमारा ये बेरिलियम वगैरह फुल्ली सॉल्युबल, बेरिलियम, मैग्नीशियम फुल्ली सॉल्युबल, ठीक है, रेडिली सॉल्युबल। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ओजोनाइड गिव्स, तो ये रहा इथाइलिन ओजोनाइड, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ये इधर एक तरफ हो गया, ये यहाँ से ऐसे टूट गया, ये एक तरफ हो गया, तो क्या बनेंगे बेटा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फर्निश्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम इज, बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 होता है, ठीक है। और कैसे, तो ये रहा रिएक्शन, देख लो ना, 5 ऑक्सीजन, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो 5 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ परमैंगनेट। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, sp3d2। तो देखो आउटर और इनर में क्या फ़र्क होगा ना, तो जैसे कि यहाँ हम देखेंगे तो sp3d2 है और यहाँ पे है d2sp3, तो D अगर अंदर हो, पहले हो, तो ये हो गया बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D बाहर हो तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बस इतना ध्यान में रखना, D अगर पीछे है तो आउटर, D अगर आगे है, अंदर में है, तो इनर, ये होगा करेक्ट आंसर। द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म इज, तब हमारे पास इसमें से जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म बताना है, तो हमने सबका लिख रखा है बेटा। लिंकेज आइसोमेरिज्म बी ऑप्शन शो करेगा, तो ये जो पहला ऑप्शन है बेटा ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सेकंड ऑप्शन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। डिटेल में चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ, बुक के अंदर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये फोर्थ वाला हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि हमने कहा ना ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं डिफरेंट पूछ देगा, नेक्स्ट टाइम में पूछ देगा बेटा हाइड्रेशन, तो पता तो होना चाहिए ना। एग्जाम्पल्स लिमिटेड है बुक के अंदर, 6-7 एग्जाम्पल दिया हुआ गिन के सबका मिला करके टोटल, ठीक है, तो 6-7 में से तो 4 यहीं पे दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए। द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2SH इज, तो इसका IUPAC नेम, तो ये इसका IUPAC नेम बेटा ये तो हो गया इथेन, ठीक है, तो ये इथेन थायोल, तो IUPAC नेम इज इथेन थायोल। नेक्स्ट है अल्केन्स अंडरगो पायरोलाइसिस, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो टेम्परेचर बहुत हाई और एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में है उसको टिक मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर सी में है ये चीज़, टिक मार्क कर दो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज, तो 3 डिग्री वाला सबसे हाईएस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो ये रहा, उसके बाद 1 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री इज हाईली स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स आर, तो कौन से पॉलीमर्स के होते हैं हाई, जिसमें हाई डेंसिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो दैट आर लीनियर पॉलीमर्स। बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए कहते हैं ना कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक के लाइन बाय लाइन, बुक के लाइन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आया, तो बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज, तो ये विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सब बुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो ये ऑप्शन दिया गया, इसी में से चूज करके भरना है यहाँ पर। तो देखो 4Fe3O2 2Fe2O3, इन दिस रिएक्शन द मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग है, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है,
तो यहाँ पर देखिए ये रहा 3O2, तो 3 इंटू 1 O2 का वजन हो गया 32 ग्राम, तो 3 इंटू 32 ग्राम 96 ग्राम। N2 plus 3H2 2NH3, द ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस इन द एबव रिएक्शन आर, कितना ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा, तो ये रहा 2 इंटू 1 नाइट्रोजन हो गया 14, 1 और 3 हाइड्रोजन हो गया 3, तो 2 इंटू 17 34 ग्राम। क्लियर, 34 ग्राम ये रहा, उठा के यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज को पढ़ना है इसको और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सब जानते हैं कि भैया लाइट की स्पीड से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्स रे वगैरह सब जो भी रेज वगैरह हैं या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी स्पीड ऑफ लाइट। दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उनको प्रोपागेट होने के लिए। दीज ट्रेवल एज वेव्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जैसे कि ये जो है एक्स प्लेन एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, तो एक हमारे पास इधर परपेंडिकुलर, इधर मान लो कि इधर की तरफ वेव आगे बढ़ रहा है, तो एक तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे कि वेव इधर की तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे भाग कर रहा है और यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है और वेव इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिपिक्ट द एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। तो बताइए भैया, बना देते हैं आपके लिए। ये हो गया, तो जो वेवलेंथ होगा बच्चे यहाँ से यहाँ तक, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रो टू ट्रो, दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, और ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये ऊपर वाला, दिस इज एम्पलीट्यूड ए, या फिर ये रहा, ठीक है जी। हाइट कितनी, मैक्सिमम हाइट, ऐसे ही बना देना है। डिफाइन अ फोटोन, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो फोटोन क्या होता है, क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटोन, अ क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन, और ये रहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। राइट ट्रू T फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स F फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सही है तो T लिखिए, गलत है तो F लिखिए। एसिटाइलिन हैज़ अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, तो ट्रू है भैया, ये रहा 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 सही है। द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बीच में है, किसके बीच में है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसी समय से चूज करके लिखना है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी गिव राइज टू एन डैश नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जैसे कि कह रहा है क्या कि अगर जैसे कि एक S मिला दें और 3 P मिला दें तो हमारा sp3 बनेगा, तो 4 sp3 बनेगा, 4। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ एक S और 3 P मिला तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एनर्जी, हाँ मतलब सबका सेम होगा। इसमें जो है एक sp3 का एनर्जी जैसे बना ना, sp3 4, तो चारों sp3 की एनर्जी सेम होगी। तो जितना नंबर ऑफ यहाँ पे था ना 1 + 3 4, तो यहाँ पे 4 बना। सो गिव राइज टू एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है। He2 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज, तो He2 क्यों नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है बेटा, बॉन्ड ही नहीं है। He करें बेटा, खाली 0 है ना, बॉन्ड ही नहीं है तो फिर फॉर्म कैसे होगा He2, बीच में लाइन लगना चाहिए ना, बॉन्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इसी में से चूज करके बताना है। ए, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑफ बेरिलियम इज डैश देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैग्नीशियम से क्या है, कम है, ज़्यादा है, बराबर है। तो देखो बेटा, बेरिलियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है ना। तो नीचे हम जैसे डाउन द टेबल आते हैं,
डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाती है। ठीक है जी, छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी, तो इसका बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है जी, पहले इसको गर्म करते हैं, फिर उससे ये बनता है। अब उसके बाद इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब हमारा वॉशिंग सोडा मिलता है। क्लियर है? तो ये वाला आंसर मत लिख देना बेटा, इससे ये बनता है और उसके बाद हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। तो जो मेटल या नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एन ऑक्साइड प्रोवाइड्स अ क्लू टू द नेचर ऑफ द एलिमेंट विच फॉर्म्स द ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताता है कि ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जो यहाँ पर लिखा रहता है ना चीज़, यार इससे तुम्हारा आंसर यहाँ पर मिलेगा नहीं, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बस ये समझ लो कि ये बकवास है। अगर तुमको आता है तभी तुम इसका आंसर कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। यहाँ से तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है, इतना है कि भैया अगर नहीं आता है तो तुक्का लगाने का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि तुक्का लगेगा तो कैसा लगेगा, दिखाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। These oxides may be acidic, basic, amphoteric और neutral depending on the element with which they are formed। ठीक है, तो ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट विथ विच दे आर फॉर्म, किस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। चलिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज व्हिच टाइप ऑफ ऑक्साइड। अब यहाँ से तो पता चल गया ना, कम से कम ये पता चला कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस टाइप का ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक है, ये रहा ना, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या फिर न्यूट्रल है। तो बेटा बुक के बीच में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन से उठाई हुई, एसिडिक है। नेम 2 एलिमेंट्स विच फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 2 एलिमेंट बताइए जो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है बेटा कि CO, NO एंड NO2 आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो भैया 2 एलिमेंट पूछ रहा है, तो एक एलिमेंट हो गया कार्बन, एक एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, सो कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पैसेज पढ़ना है, इन दोनों के आंसर करने हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड और दे गिव कलर्ड सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को जब पानी में मिला देते हैं तो वो कलरफुल पानी बन जाता है ना। जैसे होली में हम लोग रंग खेलते हैं, तो जितना भी रंग खेलते हैं ना, सब के सब रंग डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं। पानी में मिलाने से देखते हो ना, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग सब तैयार हो जाता है। दिस इज जनरली एसोसिएटेड विथ इनकम्प्लीट N-1D सबसेल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि N-1D ठीक है सबसेल इनकम्प्लीट है ट्रांजिशन मेटल का। इफ रेड पोर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए सब्सटेंस इट वुड अपीयर ब्लू। अगर ठीक है कोई सब्सटेंस है, अगर वो जो है वो रेड पोर्शन ऑफ व्हाइट लाइट में से रेड पोर्शन को वो एब्जॉर्ब कर देता है, तो वो कैसा दिखेगा, वो बेटा ब्लू दिखेगा। मतलब ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जिसको एब्जॉर्ब कर दिया उसको छोड़ के उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। सो ब्लू इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पहला है एन एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन ट्रांजिशन मेटल आयंस व्हिच एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। बिल्कुल सही है भाई, कि भाई विजिबल लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि यहाँ पर रेड को एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लू दिखा, तो एब्जॉर्ब करेगा तभी दिखेगा ना, एनर्जी ट्रांजिशन होगा। The color of the ion is due to the presence of all paired electrons in them. नहीं, the color of the ions is due to incomplete N-1D subcell। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट जिसको हमने चूज किया ये है इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, ब्लू इज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड, तो दिया तो है। इन ट्रांजिशन मेटल्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वेरियस d ऑर्बिटल्स इज इन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द एनर्जीज ऑफ रेडिएशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये भी सही है भैया, अगर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, विजिबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो दिखेगा। जैसे विजिबल लाइट में से रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, वो ब्लू दिख रहा है।
बी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस? तो ये बेटा येलो और सॉल्यूशन में कलरलेस। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में एक टेबल बना हुआ है हेक्साहाइड्रेटेड, ठीक है, हेक्साहाइड्रेटेड आयंस, यहाँ लिखा हुआ बेटा हेक्साहाइड्रेटेड आयंस, और कौन से आयंस के कौन से कलर हैं इधर लिखा हुआ बुक में डायरेक्ट डी ब्लॉक वाले में। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, तो बताना है इसमें से कौन क्या है। तो ये देखो बेटा, ये तो है इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, तो ये हमारा फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये रहा बेटा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन है। ये H प्लस, भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया ना, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। H2O, ऑक्सीजन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, देगा किसी को, दान करने जाएगा, तो ये किसको पसंद करेगा, ये न्यूक्लियस को पसंद करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोफाइल 4 नंबर, इलेक्ट्रोफाइल 3 नंबर, कार्बोकेटाइन ये 2 नंबर, और फ्री रेडिकल ये 1 नंबर। देख रहे हो ना, 4 3 2 1 उल्टा डाल दिया। 25, कंप्लीट द एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। CaC2 प्लस 2H2O, ठीक है, तो ये बना बेटा C2H2 प्लस CaOH2। ठीक है, ये इथीन बनाने का फॉर्मूला है। अब इथीन का रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा CH3CHO बनेगा, और बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, 2 कार्बन 1 2 2 कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो 3 1 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है जी, यही है। और ये सारे रिएक्शंस आप देखोगे कि बुक से उठा उठा के डायरेक्ट, तो इसलिए कहें कि बुक के क्वेश्चन, बुक की पूरी थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो पैसेज को पढ़िए और आंसर कीजिए। इन अल्काइल हैलाइड्स carbon halogen bond is formed by the overlap of the sp3 hybrid orbital of carbon atom with the p orbital of the halogen atom। ठीक है, चलो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आप इसको हम देख लेना। हमने कहा ना कि बहुत सारा चीज़ इसमें जो लिखा रहता है उसका इस क्वेश्चन के आंसर से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब थोड़ा सा दे दिया कहानी यार कि हाँ ठीक है, लगे कि हाँ भैया ये पैसेज से ही आंसर मिलेगा, लेकिन पैसेज से आंसर मिलेगा नहीं। आओ, 2 पोलर इन नेचर हैलो अल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर, वाई? तो हैलो अल्केन्स पोलर इन नेचर होते हैं, लेकिन वो वाटर में, पानी में घुलते नहीं हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो पानी में कोई भी पोलर कंपाउंड है तो घुल जाना चाहिए, लेकिन हेलो अल्केन नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि भैया हेलो अल्केन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो H2O मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, कैसे सॉल्युबल होगा? सो बिकॉज इट्स इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बॉन्डिंग करेगा ही नहीं तो भैया घुलेंगे कैसे उसमें। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, तो ये रहा बेटा हेलो अल्केन प्लस इसका OH से रिएक्शन करा दिया तो बन गया अल्कोहल, इधर आ गया हमारा X-। ठीक है, इधर हेलोजन इधर आ गया। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CHCl प्लस NaOH, तो CH3OH प्लस NaCl। ठीक है, ये रहा, ये जनरल, ये स्पेसिफिक, कोई भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राइट ट्रू T फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स F फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स बताना है। फॉस्फोलिपिड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ट्रू है, डायरेक्ट लाइन उठा करके दिया हुआ है बुक का। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नॉट चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फॉल्स है भैया, थोड़ा सा स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया कुछ भी कर लीजिए, चेंज कीजिए, नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है, गलत, ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, हमने क्या कहा बेटा कि क्वेश्चन से उतना यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर सीधा आते हैं, लेकिन पढ़ लेना तुम एक बारी। ऐसा है कि समय बहुत रहता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, अगर तुमको आता है
तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टाइम कम होगा। 3 घंटे का समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो भैया 15-20 मिनट में क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा, तभी बहुत टाइम है। तो आता है तो ख़त्म हो गया, पेपर करके ख़त्म बैठे रहोगे तो टाइम है, और अगर नहीं आता है तो भैया टाइम ही टाइम है। When soap is used for cleaning purposes, which part of it is directed toward the center of the micelle? तो जब सोप को क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो कौन सा पार्ट? तो बेटा जो हमारा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो एट द सेंटर ऑफ द मिसेल होता है, ठीक है। जैसे साबुन को हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि वो डर्ट को पकड़ता है, फिर हम जब ब्रश या फिर पानी से ऐसे रगड़ते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बड़ा होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल अपने साथ डर्ट को ले जाता है, ठीक है जी। द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द मिसेल, ये आपका आंसर होगा। बी पार्ट, वाई आर मिसेल्स एब्जॉर्ब बाई ग्रीस इन क्लॉथ? तो मिसेल्स ग्रीस, जो कपड़े में मान लीजिए ग्रीस लगा हुआ है और साबुन से धो रहे हैं, तो भाई मिसेल्स जो है वो ग्रीस को क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, बोथ आर क्या, बोथ आर पोलर। मिसेल्स आर एब्जॉर्ब बाई ग्रीस बिकॉज बोथ आर पोलर, ठीक है बेटा। तो ये जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा चालू होता है बेटा सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25 से 43 तक, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने मतलब इन सभी क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन थ्योरी में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर जाओगे तो इसके लिए पूरा रेलिवेंट थ्योरी पढ़ना होता है, और ऑलरेडी जो 5 PYQ हमने दे रखा है उस 5 PYQ के अंदर, ठीक है, हमने ये सारे पोर्शंस को कवर अप कर रखा है। और दूसरा क्या है कि चैप्टर वाइज जो हमने क्वेश्चन आंसर दे रखा है उसमें सब वहीं से तो उठ के क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन करा रखा है। तो बेटा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नए टाइप के क्वेश्चंस ये रहे, और जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो बुक से उठ करके आते हैं, और सारा का सारा चीज़ ऑलरेडी हमने अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर रखा है, और जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर भी डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।